नमस्कार। एमए फाइनल पेपर 1 यूनिट 2 के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकार्यवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं और आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले वीडियो में इसी परिप्रेक्ष्य को मर्टन का जो योगदान है उसकी विवेचना प्रारंभ की थी। आज हम इसी विवेचना का द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। मर्टन का प्रकार्यवादी सिद्धांत को जो योगदान है उसकी अगर हमें विवेचना करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो परंपरागत प्रकार्यवाद है उसकी जो 3 मौलिक मान्यताएं हैं उन पर एक नज़र डालें, क्योंकि मर्टन ने इन तीनों ही मान्यताओं पर सवाल खड़े किए हैं और उनमें संशोधन किया है, उनमें बदलाव किए हैं। इसके साथ ही मर्टन ने कुछ नई अवधारणाएं भी इस परिप्रेक्ष्य को दी हैं और इस प्रकार इस परिप्रेक्ष्य को अधिक तार्किक बनाया है, अधिक व्यावहारिक बनाया है और साथ ही एक नए स्वरूप में इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम सबसे पहले उन 3 मान्यताओं पर एक नज़र डालेंगे जो परंपरागत प्रकार्यवादी विचारधारा की आधारभूत मान्यताएं हैं। जो पहली मान्यता है वह है द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, अर्थात प्रकार्यात्मक एकता की मान्यता। यह क्या कहती है? यह मान्यता यह कहती है कि समाज एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वे एक दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात वे अपना अपना विशिष्ट कार्य इस प्रकार करते हैं कि एक में कोई बदलाव यदि है तो वो दूसरे पर असर डालता है। वे प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे समाज के जो अलग अलग भाग हैं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, विधिक संस्थाएं, ये सब अपना अपना विशिष्ट कार्य करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ फंक्शनल रूप से जुड़ी हुई भी हैं। दोनों सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और इसलिए वह उनके बीच में एक तरह की यूनिटी है, एक तरह की फंक्शनल यूनिटी है, प्रकार्यात्मक एकता है और एक तरह का सहयोग है, सौहार्द है, एकमतता है, जिससे सभी मिलजुल कर अपना अपना काम करते हुए समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती हैं। जो दूसरी मान्यता है वह है द पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, अर्थात सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की मान्यता। यह मान्यता यह कहती है कि समाज के जो अलग अलग भाग हैं, उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो चूँकि व्यवस्था का हिस्सा हैं, इसलिए वह व्यवस्था के लिए कोई न कोई सकारात्मक योगदान देते हैं। हर यूनिट समाज के बने रहने में या समाज की कार्य प्रणाली में हर यूनिट का कोई न कोई रोल, कोई न कोई भूमिका, कोई न कोई योगदान होता है। तो कोई भी यूनिट ऐसा नहीं होता जिसका कोई रोल नहीं होता सिस्टम में, कोई कार्य नहीं होता सिस्टम में, कोई योगदान नहीं होता सिस्टम में। हर यूनिट का समाज के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई न कोई सकारात्मक कार्य अवश्य होता है। और जो तीसरी अवधारणा है वह है द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, अर्थात प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता की मान्यता। वो ये कहती है कि चूँकि हर यूनिट सिस्टम का भाग है और वह सिस्टम के लिए कोई ना कोई सकारात्मक कार्य करता है, इसलिए वह सिस्टम के लिए अपरिहार्य है, इसलिए वह सिस्टम के लिए इंडिस्पेंसिबल है। अगर वो नहीं होगा तो सिस्टम का कार्य बाधित होगा, सिस्टम की कार्य प्रणाली पर नकारात्मक असर होगा, या यह भी हो सकता है कि सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाए। तो इसलिए हर यूनिट जो सिस्टम का है वह सिस्टम के लिए अपरिहार्य है, वह सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, वह सिस्टम के लिए आवश्यक है। अब मर्टन के क्या विचार हैं इन तीनों ही मान्यताओं के बारे में, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, इसके बारे में मर्टन क्या कहते हैं? दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज गिवन, rather this should be seen as a hypothesis to be tested in each specific case. The sociologist must strive to find out the extent to which there exists functional unity within a given system. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मर्टन का। वो ये कह रहे हैं
कि प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा जो है उस वह हो सकता है कि समाज की जो व्यवस्था है उसके जो अलग अलग भाग हैं उनमें प्रकार्यात्मक एकता होती होगी, वो इस बात को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि इसे दिया हुआ, इसे गिवन नहीं मान लेना चाहिए। उसे समाजशास्त्री को ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि हर जो सिस्टम है उसमें कंप्लीट फंक्शनल यूनिटी होती है, क्योंकि वह कहते हैं कि सिस्टम में हम स्ट्रेंस भी होते हैं, सिस्टम में तनाव भी होते हैं, सिस्टम के अलग अलग भागों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो हमें उस संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए और हमें इसे एक हाइपोथेसिस की तरह देखना चाहिए, एक उपकल्पना के रूप में हमें देखना चाहिए कि फंक्शनल यूनिटी होनी चाहिए। अगर कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसके अलग अलग जो भाग हैं उनमें अगर यूनिटी नहीं होगी तो सिस्टम बना नहीं रह सकता। तो यह तो हमें मानकर चलना चाहिए कि यूनिटी होती होगी, लेकिन हमें इसे टेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें इसका परीक्षण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या फंक्शनल यूनिटी है और अगर है तो किस सीमा तक है। हर एक सिस्टम जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस सिस्टम के अंदर फंक्शनल यूनिटी है और अगर है तो वो किस सीमा तक है। तो इसकी हमें जांच करनी चाहिए। फंक्शनल यूनिटी कम ज़्यादा हो सकती है अलग अलग सिस्टम्स में, कंप्लीट फंक्शनल यूनिटी सिस्टम्स के अंदर नहीं होती है आमतौर पर, या कम से कम हमें ये मान कर तो नहीं चलना चाहिए कि सिस्टम में कंप्लीट फंक्शनल यूनिटी होती है। तो यह विचार मर्टन के हैं। दूसरा जो पोस्टुलेट है यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का, यानी सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, इस पर मर्टन के विचार क्या हैं? Merton does not agree that the existence of a unit or element proves that it has some or the other positive function for the system. He argues that the same unit could be useful for one part of the system and harmful for the other part, or it could have both positive as well as negative consequences for the system. फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बात मर्टन कह रहे हैं। वह ये कह रहे हैं कि जो सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की जो मान्यता है कि हर यूनिट, हर सिस्टम, चूंकि वह सिस्टम का हिस्सा है इसलिए वह सिस्टम के लिए केवल सकारात्मक कार्य ही कर रहा है, यह मान लेना भी ठीक नहीं है। वे ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई यूनिट सिस्टम के अंदर है तो वो सिस्टम के लिए केवल यूज़फुल ही है, उपयोगी ही है या सकारात्मक ही है। वो कहते हैं एक ही प्रैक्टिस या एक ही संस्था या एक ही भाग सिस्टम का सिस्टम के लिए सकारात्मक कार्य भी कर सकता है और सिस्टम के लिए वह नकारात्मक प्रभाव भी ला सकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि मान ली कि जैसे एग्जाम्पल वो ये दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम को अगर हम लें या हायर टेक्निकल एजुकेशन को अगर हम लें, तो एक तरफ तो उसका सकारात्मक कार्य सिस्टम के लिए ये है कि वो तकनीकी शिक्षा का प्रसार कर रही है या उच्च शिक्षा का प्रसार कर रही है। लेकिन अगर उसी रेट पर, जिस रेट पर हम शिक्षित लोगों को यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, उसी रेट पर हमारी इकोनॉमी अगर उनके लिए रोज़गार पैदा नहीं कर पा रही या उनको व्यवसाय के अवसर नहीं दे पा रही, तो फिर हम शिक्षित बेरोज़गार भी पैदा कर रहे हैं। तो एक ही सिस्टम जो उसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं, एक ही यूनिट के सकारात्मक प्रभाव भी हैं सिस्टम के लिए और नकारात्मक प्रभाव भी हैं सिस्टम के लिए। उसी तरह से वही कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक यूनिट या एक प्रैक्टिस या एक इंस्टीट्यूशन किसी भाग के लिए सिस्टम के तो यूज़फुल हो सकता है और दूसरे भाग के लिए वही प्रैक्टिस हानिकारक हो सकती है। जैसे वो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं निजीकरण का या निजी संस्थाओं का। वो जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, उसके लिए तो सकारात्मक हो सकता है, लेकिन जो गरीब श्रमिक तबका है, जो समाज का जो वंचित तबका है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए वो नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि कंप्लीट यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म जैसी कोई बात नहीं होती है, बल्कि हम जब किसी भी समाज का इस परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करें तो हम ये देखने का प्रयास करें कि कौन सा यूनिट किस भाग के लिए फंक्शनल है, किस भाग के लिए डिसफंक्शनल है, या एक ही यूनिट के कौन से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं सिस्टम के लिए। तो ये एक और महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मर्टन का इस मान्यता के संबंध में है। फिर
जो तीसरा पोस्टुलेट है वह है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी का, अर्थात प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता का। अब मर्टन इसके संबंध में क्या कहते हैं पहले वह देख लें। अगेन मर्टन डिसएग्रीज with the idea that since each element serves some useful purpose, it is indispensable for the system. The same need, Merton argues, could be fulfilled by a variety of agencies. Alternatively, one element could fulfill a variety of needs. He thus put forward the concept of functional alternatives as opposed to the idea of functional indispensability. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये कह रहे हैं मर्टन। वह ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एलिमेंट अगर सिस्टम का हिस्सा है तो और वो सिस्टम के लिए कोई ना कोई सकारात्मक योगदान दे रहा है और इसलिए वह सिस्टम के लिए अपरिहार्य। कोई भी यूनिट सिस्टम के लिए अपरिहार्य नहीं होता है, ऐसा मर्टन का मानना है। वे ये कहते हैं कि एक ही नीड को पूरा करने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम किसी समाज में एग्जिस्ट कर रहा है या जो यूनिट किसी समाज में एग्जिस्ट कर रहा है वही एकमात्र तरीका है। उसके बहुत अन्य विकल्प भी हो सकते हैं और इसलिए वो सिस्टम के लिए अपरिहार्य नहीं है। उसी तरह से वो ये भी कहते हैं कि एक ही यूनिट कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि सिस्टम की एक नीड है शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था के कई विकल्प हैं। आप एक मिलिट्री सिस्टम से भी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, प्रजातंत्र के माध्यम से भी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, डिक्टेटर के तानाशाह के माध्यम से भी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, राजा डायनेस्टी के माध्यम से भी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। तो वह ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है शासन का वही एकमात्र तरीका है, और दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। तो यह कहना कि जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हैं यूनिट्स वो उसके लिए इंडिस्पेंसिबल है। तो इस तरह से मर्टन ये कहते हैं कि सिस्टम में इंडिस्पेंसिबिलिटी का जो आइडिया है ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म का वह उचित नहीं है। उसकी जगह हमें प्रकार्यात्मक विकल्प की बात करनी चाहिए। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक विकल्पों की जांच की जानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस आइडिया को भी या इस मान्यता को भी रिजेक्ट कर दिया। Having questioned the three basic postulates of traditional functionalism, Merton then went on to examine the concept of function itself. तो पहले तो उन्होंने इन तीनों मान्यताओं को अस्वीकार किया, खारिज किया या उनमें बदलाव किए, और उसके बाद उन्होंने जो प्रकार्य की अवधारणा है उसको भी फिर से उसका परीक्षण किया। और आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि उन्होंने फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रकार्य की अवधारणा है, उसमें क्या बदलाव किए और प्रकार्य के संबंध में कौन सी नई अवधारणाएं और जोड़कर इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट और तार्किक बनाया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रेजेंटेशन था वो आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।